नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो काफी कह सकते हैं उलझावा सा है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है पश्चिमी देश जो भारत जैसे देशों पर दबाव बना रहे हैं, कह रहे हैं रूस से ऊर्जा मत खरीदो वरना प्रतिबंध लगा देंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास जो अलग अलग लेख और रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और ही कहानी बताती हैं। वो ये कि ये देश खुद भी रूसी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी ना किसी तरह कर रहे हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के जरिए इस पूरे मामले को, इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये विरोधाभास देखिए कितना गहरा है। नाटो और अमेरिका वो भारत को सीधी धमकी दे रहे हैं किस तरह की धमकी? कि अगर रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो गंभीर नतीजे होंगे, जैसे सेकेंडरी प्रतिबंध। मतलब सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि रूस से व्यापार करने वालों पर भी पाबंदी। अच्छा, खुद भी रूसी ऊर्जा से पूरी तरह अलग नहीं हो पाए हैं। तो ये निर्भरता सिर्फ बातों में कम हुई है या असल में भी कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि आंकड़े तो जैसा आपने कहा कुछ और इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, बातें तो बहुत हैं, लेकिन आंकड़े देखिए। प्रतिबंधों के बावजूद यूरोपीय संघ मतलब ईयू उसने 2024 में रूस से गैस का आयात कम नहीं किया। नहीं, बल्कि 18% बढ़ाया है। लगभग 52 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस खरीदी। 18% ज्यादा? ये तो चौंकाने वाली बात है। हाँ, और ये सिलसिला 2025 की पहली तिमाही में भी जारी रहा। पिछले साल से भी ज्यादा आयात हुआ। और ये सिर्फ पाइपलाइन वाली गैस है या इसमें एलएनजी भी शामिल है जो जहाजों से आती है? एलएनजी का आयात भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2024 में ईयू ने रूस से करीब 15.5 करोड़ मीट्रिक टन एलएनजी खरीदी। बाप रे। हाँ, जो 2023 से भी 12% ज्यादा है। और ये सब तब हो रहा है जब ईयू लगातार कह रहा है कि हम रूस पर निर्भरता खत्म कर रहे हैं। इसमें एक और अहम कड़ी है टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। ये अब यूरोप के लिए रूसी गैस का एक मुख्य रास्ता बन गई है। अच्छा, टर्क स्ट्रीम। हाँ, और इससे अच्छी खासी गैस पहुंच रही है यूरोप में। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि हंगरी, हाँ, हंगरी तो नेटो सदस्य है। बिल्कुल, नेटो का सदस्य होते हुए भी वो इस पाइपलाइन से गैस खरीदने वाला एक अहम देश है। ये तो वाकई अजीब है। लेकिन एक और चीज सुनने में आ रही है जिसे रिफाइनिंग लूप होल कह रहे हैं। ये क्या भला है? हाँ, ये शायद पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड का सबसे साफ, सबसे सटीक उदाहरण है। कैसे? हो ये रहा है कि G7 और उसके सहयोगी देश वो कानूनी तौर पर ऐसे तेल उत्पाद खरीद रहे हैं जो बने तो रूसी कच्चे तेल से हैं। रूसी कच्चे तेल से? हाँ, लेकिन उन्हें प्रोसेस या रिफाइन किया गया है किसी तीसरे देश में, जैसे कि तुर्की में। मतलब कच्चा तेल रूस का रिफाइन हुआ तुर्की में और फिर पहुंच गया पश्चिमी देशों में। बिल्कुल, प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक तरीका निकाल लिया गया है एक तरह से। कमाल है। तो इसका मतलब हुआ कि एक दरवाजे पर ताला लगाया और खिड़की से व्यापार चल रहा है। इसके कुछ आंकड़े हैं क्या हमारे पास? आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। सिर्फ 2024 के पहले 6 महीनों को ही लें। हाँ। G7 प्लस देशों ने तुर्की की महज 3 रिफाइनरियों से ही करीब 1.8 बिलियन यूरो के ऐसे उत्पाद खरीदे। 1.8 बिलियन यूरो सिर्फ 6 महीने में? हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 60% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। बाप रे। और अंदाजा है कि इससे सीधा रूस को, क्रेमलिन को टैक्स के रूप में करीब 750 मिलियन यूरो मिले। तो पैसा तो रूस पहुंच ही रहा है, भले ही घूमकर। बिल्कुल। और इसमें अमेरिका का क्या रोल है? वो तो प्रतिबंधों का सबसे बड़ा पैरोकार बनता है। यहीं तो ये विरोधाभास और भी गहरा हो जाता है। इसी दौरान अमेरिका ने तुर्की की इन्हीं रिफाइनरियों से अपना आयात पता है कितना बढ़ाया? कितना? 300% से भी ज्यादा, लगभग 6 लाख टन से ऊपर। 300%? ये तो 2023 के पूरे साल के आयात से भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और ईयू तो इन तुर्की रिफाइनरियों से तेल उत्पाद खरीदने वाला सबसे बड़ा ग्राहक बना ही हुआ है, खासकर नीदरलैंड्स और इटली जैसे देश। चलिए अब जरा भारत की तरफ आते हैं। भारत पर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है जबकि भारत की जरूरतें भी तो हैं? वो अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। देखिए, भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है, एक बहुत ही अहम मुद्दा है। हाँ, ये तो है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने भारत को काफी डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया। हाँ, वो छूट काफी चर्चा में थी। बिल्कुल, तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की जरूरतों को देखते हुए ये तेल खरीदा। नतीजा ये हुआ कि आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया है। सबसे बड़ा? कितना हिस्सा है रूस का अब? लगभग 35% के आसपास, वित्त वर्ष 24-25 में। अच्छा खासा हिस्सा है ये तो। लेकिन क्या ये सारा तेल भारत खुद ही इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, यहीं एक और दिलचस्प मोड़ आता है। भारत इस रूसी कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करता है। हाँ, भारत की रिफाइनिंग क्षमता काफी ज्यादा है। बिल्कुल।
और फिर इसे रिफाइन करके वैश्विक बाजारों में बेचता है, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी शामिल हैं। तो मतलब भारत एक तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया है। हाँ, और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के इस कदम से, मतलब रूसी तेल खरीद कर रिफाइन करके बेचने से, दुनिया भर में तेल की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिली है। ये तो एक अलग ही पहलू है। तो फिर ये नए ईयू प्रतिबंध क्या हैं जिनका जिक्र हो रहा है? वो भारत को कैसे निशाना बना रहे हैं? ईयू का जो एकदम नया प्रतिबंध पैकेज आया है, वो सीधे सीधे इसी चीज पर हमला करता है। अच्छा। वो कहता है कि तीसरे देशों में अगर रूसी कच्चे तेल से रिफाइंड उत्पाद बनाए गए तो उनका आयात ईयू में नहीं होगा। और इसमें भारत का नाम है? हाँ, इसमें साफ तौर पर भारत, तुर्की और यूएई जैसे देशों का जिक्र है, लेकिन इसमें भी एक पेंच है। क्या? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे पश्चिमी सहयोगियों को इससे छूट दी गई है। यानी फिर वही बात, दोहरा मापदंड। बिल्कुल, और इससे भारत का जो करीब 15 बिलियन यूरो का पेट्रोलियम निर्यात है, उस पर सीधा असर पड़ सकता है। इसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है? भारत ने इसे बहुत साफ शब्दों में दोहरा मापदंड कहा है और बार बार जोर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा भारत की पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत का स्टैंड क्लियर है कि वो एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता। हाँ, जो कानूनी दायित्व हैं उनका पालन करेगा। और क्या भारत सिर्फ रूस पर ही निर्भर है या और भी रास्ते देख रहा है? नहीं, भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। मतलब अलग अलग देशों से खरीद रहा है, जैसे अमेरिका से भी आयात बढ़ा है, ब्राजील से भी बढ़ा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक देश पर निर्भरता ना रहे। हाँ, वो अपनी तरफ से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला वाकई विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक तरफ आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, दूसरों को रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ही अलग रास्तों से व्यापार कर रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला विरोधाभास तो ये है जो आंकड़े दिखाते हैं। क्या? कि युद्ध के तीसरे साल में ईयू ने रूसी फॉसिल फ्यूल यानी गैस और तेल वगैरह खरीदने पर जितना पैसा खर्च किया, वो करीब 21.9 बिलियन यूरो था। अच्छा। और उसी दौरान उन्होंने यूक्रेन को जो वित्तीय मदद दी वो थी करीब 18.7 बिलियन यूरो। मतलब रूस से ईंधन खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च किया, यूक्रेन की मदद से भी ज्यादा। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो यही है कि पश्चिमी देश ऊर्जा व्यापार के मुद्दे पर एक तरह का, कह सकते हैं, दोहरा रवैया अपना रहे हैं। बिल्कुल साफ दिख रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों पर उनकी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दबाव डाल रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं। हाँ, जबकि वो जानते हैं कि भारत की जरूरतें कितनी बड़ी हैं। और खुद अलग अलग तरीकों से, चाहे वो एलएनजी हो, पाइपलाइन हो या रिफाइनिंग लूप होल हो, रूसी ऊर्जा का इस्तेमाल जारी रखे हुए। बिल्कुल, और भारत इस स्थिति में जाहिर है अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने आर्थिक हितों को सबसे आगे रख रहा है और इस पाखंड पर सवाल भी उठा रहा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये जो प्रतिबंध है, ये सच में किसी सिद्धांत पर आधारित है या फिर ये सिर्फ भू राजनीतिक खेल का एक मोहरा है, अपने लक्ष्यों को साधने का एक तरीका। और इस तरह का जो चुनिंदा नैतिक रवैया है, मतलब कहीं पर नियम लागू करना और कहीं पर आंखें मूंद लेना, इसका पूरी वैश्विक व्यवस्था पर, देशों के आपसी भरोसे और सहयोग पर क्या असर पड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको शायद सोचने की जरूरत है।